नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। विश्व के भूगोल के अंतर्गत आज की इस क्लास में विविध और अभ्यास के प्रश्न कंप्लीट कराए जाएंगे। इस प्रकार आपका विश्व का भूगोल आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले विविध के प्रश्न देखेंगे। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न बन सकता है कि महाविस्फोटक सिद्धांत किसकी उत्पत्ति से संबंधित है, तो याद रखिएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है महाविस्फोटक सिद्धांत। अगला प्रश्न बन सकता है कि महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो आपका जवाब होगा जॉर्ज लेमेंतियर ने महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यदि पूछा जाए कि जॉर्ज लेमेंतियर का समय कब से कब तक है, तो याद रखिएगा 1894 से 1966 तक। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसे किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा मंदाकिनी, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। दुग्ध मेखला को इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। तो याद रखिएगा हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल है उसको मंदाकिनी, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष क्या है और निर्वात में इसकी गति क्या होती है, तो याद रखिएगा एक वर्ष में चली गई दूरी किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। और निर्वात में प्रकाश की जो गति होती है वो क्या है, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कही जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, खगोलीय दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। पूछ रहा है कि कॉपरनिकस का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वो कौन से भारतीय खगोलविद थे जिन्होंने लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, बराहमिहिर। यानी जो कॉपरनिकस के बारे में अभी आपने पढ़ा था, कॉपरनिकस से पूर्व भारतीय खगोलविद ने यह पहले ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसका मत था कि दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर तथा वार्षिक गति में स्थिर सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाती है, तो याद रखिएगा अभी आपने पढ़ा था निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण तथा गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा अंग्रेज वैज्ञानिक आइजक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण और गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया गया था। यदि पूछा जाए, अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि सूर्य का द्रव्यमान लगभग कितने किलोग्राम है, तो आपका जवाब होगा 1.99 × 10⁻30 किलोग्राम है सूर्य का द्रव्यमान। और यदि यह पूछा जाए कि पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना गुना है, तो याद रखिएगा 3,33,000 गुना है पृथ्वी के द्रव्यमान से सूर्य का द्रव्यमान। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना है, तो याद रखिएगा 109.2 गुना है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में अगर ग्रहों की स्थिति को देखें तो इसमें क्या क्रम बनेगा, तो याद रखिएगा सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह है वो कौन है, बुध है। उसके बाद दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथे नंबर पर मंगल, 5वें नंबर पर बृहस्पति, 6वें नंबर पर शनि, 7वें नंबर पर यूरेनस और 8वें नंबर पर नेपच्यून। यानी ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में, यानी सूर्य से सबसे नजदीक कौन है, बुध, और सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, नेपच्यून। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर दूरी जो किलोमीटर में दी है ये आपको विशेष याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना फैक्ट आप याद रखने में संभव नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकली चीजों को देखना चाहिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि आकार के दृष्टिकोण से, अभी आपने देखा सूर्य से दूरी के क्रम में, अब आप देख रहे हैं कि आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए ग्रहों का क्रम घटते हुए, यानी सबसे बड़े आकार का ग्रह कौन है और उसके बाद घटते हुए क्रम में ग्रहों की स्थिति क्या है, तो जो सबसे बड़े आकार का ग्रह है वो है बृहस्पति। उसके बाद दूसरे नंबर पर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और अंत में बुध। यानी सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, बुध। और बुध की आकार की अगर तुलना करें तो सबसे छोटे आकार का ग्रह कौन सा है, बुध है। और सबसे बड़े आकार का ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। इन दोनों क्रम को याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, यहां पर फिर वही बात बताई जा रही है कि सूर्य से दूरी के अनुसार अगर ग्रहों का आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी दूरी पहले कम हो और फिर धीरे धीरे दूरी बढ़ती चली जाए। तो सबसे पहला कौन सा आएगा, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। याद रखिएगा
अरुण को इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं और वरुण को इंग्लिश में नेपच्यून कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में कब डाल दिया गया? तो याद रखिएगा 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग यानी चेक गणराज्य में संपन्न अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU की 26वीं महासभा में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या, तो अभी आपने काउंटिंग भी की थी कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। यदि पूछा जाए कि सौरमंडल में 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? बुध। अभी मैंने एक्सप्लेन करते समय बताया था। और यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तब आपका जवाब होगा बृहस्पति। बुध के संदर्भ में एक फैक्ट और आपने देखा है कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक है, और सबसे दूर कौन सा ग्रह है? नेपच्यून है, ठीक है, यानी वरुण है। अगला फैक्ट देखिए, पूछ रहा है कि चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा शुक्र को चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है, तो अभी हम लोगों ने चर्चा की है सबसे दूर कौन सा है? वरुण है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय किस ग्रह को लगता है, तो आप याद रखिएगा यह भी प्रश्न प्रीवियस प्रश्न का ही रिपीटिशन है, लेकिन पूछने का तरीका बदल गया है। जो ग्रह सूर्य से जितना दूर रहेगा उसको परिक्रमा करने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा दूर कौन है? वरुण है, अर्थात वरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लगेगा। और कितना समय लगता है? तो लगभग 165 वर्ष लगता है। अब यहां पर एक प्रश्न और बन सकता है कि उस ग्रह का नाम बताइए जिसको सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगता है, तब आपका जवाब क्या होगा? बुध ग्रह। क्यों? क्योंकि वो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, अब यहां पर एक चार्ट दिया गया है। सबसे पहली बात कि जो मैंने अभी आपको एक गेस प्रश्न बताया उसका जवाब आपके पहले फैक्ट में दिया गया है। बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है, यानी सबसे कम दिन किसको लगेगा? बुध को। क्यों? क्योंकि वो सूर्य के सबसे नजदीक है। इसी प्रकार शुक्र की बात करेंगे तो 224.7 दिन, पृथ्वी को 365.2 दिन, मंगल ग्रह को 687 दिन लगेंगे, बृहस्पति को 11.86 वर्ष लगेगा, शनि को 29.4 वर्ष लगेगा, अरुण को 84.07 वर्ष लगेगा और वरुण को 164.81 वर्ष लगेगा। अर्थात इसको होलिस्टिक फिगर में अभी आपने प्रीवियस प्रश्न में देखा था कि 165 वर्ष वरुण को सूर्य की परिक्रमा कंप्लीट करने में लगेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हीरक वलय क्या है, तो याद रखिएगा जो हीरक वलय का दृश्य है यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय हीरक वलय दिखता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण कितने समय से अधिक नहीं हो सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा? 7.5 मिनट से अधिक समय कभी भी किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है, तब आपका जवाब होगा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। यानी कि जब चंद्रमा की स्थिति सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो जाती है तो कौन सा सिचुएशन बनता है? सूर्य ग्रहण का। क्यों? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में चंद्रमा उसमें अवरोध उत्पन्न करता है, इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। याद रखिएगा जिसमें सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, यही बात मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। याद रखिएगा सूर्य ग्रहण केवल प्रतिपदा अर्थात अमावस्या को ही होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि चंद्र ग्रहण की स्थिति कब बनती है, तो जब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाएगी तो कौन सी स्थिति बनेगी? चंद्र ग्रहण। यानी कि जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक न पहुंच पाए और उसके बीच में पृथ्वी आ जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि चंद्र ग्रहण सदैव किस दिन बनता है, तो याद रखिएगा चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन बनता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि खगोलीय इकाई किस चीज की इकाई है, तो याद रखिएगा लंबाई मापने की इकाई है खगोलीय इकाई। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितने के बराबर होती है, तो याद रखिएगा 149.598 गुणे 10⁶ किलोमीटर या 149.6 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। ठीक है, यानी क्या बता रहा है? कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी? 149.6 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है खगोलीय इकाई। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर किस तिथि को होता है, तो याद रखिएगा पृथ्वी सूर्य के निकटतम
4 जनवरी को होती है। यानी पृथ्वी की स्थिति सूर्य के निकटतम कब होती है? 4 जनवरी को। और इस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? हिंदी में इसको उपसौर कहा जाता है और इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेरीहीलियन कहते हैं। ठीक है, यानी जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट 4 जनवरी को होगी तो उसको पेरीहीलियन कहेंगे और हिंदी में उसको उपसौर कहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? तो आपका जवाब क्या होगा? 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है और इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसको हिंदी में अपसौर कहते हैं और इंग्लिश में अपहीलियन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सौरमंडल में केवल वो 2 ग्रह कौन से हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो आपका जवाब क्या होगा? बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस ग्रह को सुबह का तारा या सायं का तारा कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या सायं का तारा कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि लाल ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? तो आपका जवाब होगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो अभी आपने पढ़ा है कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किस ग्रह में छल्लों से युक्त वो ग्रह है? तो आपका जवाब क्या होगा? शनि छल्लों से युक्त ग्रह है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है कि भूपर पट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का विवरण क्या है? तो आपका जवाब होगा भूपर पट्टी में जो सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है वो क्या है? ऑक्सीजन, यानी O2। सबसे ज्यादा भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, कितने प्रतिशत? 46.60। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन होता है Si, जिसका प्रतिशत है 27.72। तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम है जिसका प्रतिशत है 8.13। चौथे नंबर पे लोहा है यानी Fe 5%। फिर कैल्शियम है Ca 3.63%। फिर सोडियम है यानी Na, इसका प्रतिशत है 2.83। फिर पोटेशियम है यानी K, इसका प्रतिशत है 2.5। अगला है मैग्नीशियम, जिसको Mg से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका प्रतिशत है 2.09। यानी ये भूपर पट्टी में जो तत्व हैं उनकी मात्रा का ये क्रम दिया गया है। याद रखिएगा, यहां से एक प्रश्न निश्चित तौर पर आता है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन लगता है। अर्थात आप इसको कह सकते हैं कि 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकेंड का समय लगता है। और इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसको सौर वर्ष कहा जाता है। यानी पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको सौर वर्ष के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सौर वर्ष को क्या कहा जाता है? तो इसको ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन परिभ्रमण कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि यदि भू परिभ्रमण हो तो इसके कारण पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर दिन और रात ये भू परिभ्रमण के ही कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसको भू परिक्रमण कहा जाता है। आप इसको थोड़ा सा साधारण भाषा से मैं कोरिलेट कर रहा हूं। आप देखते हैं, पूछा जाता है कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाई जा रही है, तो परिक्रमा में क्या करते हैं? आप गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ घूमते हैं, या मान लीजिए कि आप पीपल के वृक्ष के चारों तरफ शनिवार को परिक्रमा लगाते हैं, यानी कि क्या करते हैं? आप चारों तरफ घूमते हैं। इसी प्रकार जब पृथ्वी सूर्य की कक्षा का चक्कर लगाती है तो उसको क्या कहा जाएगा? भू परिक्रमण कहा जाएगा। कई लोग इस शब्द से कंफ्यूज होते हैं, आज के बाद वो कंफ्यूजन समाप्त हो जानी चाहिए। और एक बात और याद रखिएगा, जिसे पृथ्वी 1 वर्ष में पूरा करती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? तो याद रखिएगा, 23.5 अंश का झुकाव है पृथ्वी का अपने अक्ष पर। और इस स्थिति के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, इसके कारण पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सूर्य वर्ष में कितनी बार भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है? तो याद रखिएगा, ऐसी स्थिति 2 बार होती है, जब सूर्य उत्तरायण होता है तब, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब। यानी 21 मार्च का समय जब सूर्य उत्तरायण की तरफ जाता है, यानी इसी के बाद तो जून में कर्क रेखा पर लंबवत सूर्य चमकता है, तो सबसे पहले वो भूमध्य रेखा को ही तो क्रॉस करके कर्क रेखा पे जाएगा। इसका मतलब सबसे पहली स्थिति कब बनेगी? 21 मार्च को। और जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ता है, अर्थात जब दक्षिणायन होता है, तब वो वापस लौटते समय फिर भूमध्य रेखा पर आएगा। वो स्थिति कब बनेगी? 23 सितंबर को।
बिल्कुल चीजों को कोरिलेट करके याद रखेंगे तो कभी आपसे प्रश्न गलत नहीं होगा। और यहां से एक प्रश्न निश्चित तौर पर बनता है। तो यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर वो दो तिथि है जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। यानी भूमध्य रेखा कहिए, चाहे उसको विषुवत रेखा कहिए, चाहे उसको 0 अंश अक्षांश रेखा कहिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वो स्थिति कब है जब पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर होती है, अर्थात 12-12 घंटे होती है। तो जिस तिथि को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होगा, उसी स्थिति को दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वो तिथि क्या है, 21 मार्च और 23 सितंबर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि वर्तमान में बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो आपका जवाब क्या होगा, 79 उपग्रह हैं बृहस्पति के, अर्थात 79 उपग्रहों की संख्या है बृहस्पति के। बृहस्पति के संदर्भ में एक फैक्ट अभी आपने पढ़ा है कि आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि शनि सौरमंडल का किस क्रम का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो याद रखिएगा, शनि दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। आपने पढ़ा था कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा आकार के दृष्टिकोण से, बृहस्पति। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये क्रम अभी आपने देखा था। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो आपका जवाब होगा 82, यानी 82 उपग्रह शनि के हैं। और याद रखिएगा, सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या किसकी है, शनि की। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा, टाइटन। और टाइटन का व्यास कितना है, 5150 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था। तो आपका जवाब होगा 20 जुलाई 1969 को, यानी 20 जुलाई 1969 को मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अमेरिका के किस मिशन के द्वारा 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कोलिंस और एडविन एल्ड्रिन जूनियर सम्मिलित हैं, जिसमें केवल नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा की तल पर कदम रखा था, उस मिशन का नाम क्या है जिस मिशन से ये लोग गए थे। तो आपका जवाब होगा अपोलो 11, यानी अपोलो 11 अमेरिका का मिशन है, जिसके माध्यम से 3 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर गए थे, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कोलिंस और एडविन एल्ड्रिन जूनियर गए थे। इनमें 2 व्यक्ति केवल चंद्रमा की तल पर उतरे थे, सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग और उसके बाद एडविन एल्ड्रिन जूनियर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि चंद्रमा पर काले धब्बों वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, चंद्रमा पर काले धब्बों वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं, यानी शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो आपका जवाब क्या होगा, 3,63,300 किलोमीटर पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी है। और यदि पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी की बात की जाए तो आपका जवाब क्या होगा, तब आपका जवाब होगा 4,05,500। अगला प्रश्न देखिए, यानी ये किलोमीटर में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि औसत दूरी कितनी है पृथ्वी से चंद्रमा की। तब आपका जवाब होगा 3,84,400 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि क्षुद्र ग्रह किसके बीच परिक्रमा लगाते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो छोटे छोटे सेल के टुकड़े हैं, उनके समूह को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, यानी ये किन की कक्षाओं के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो मंगल और बृहस्पति। याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि धूमकेतु क्या है। तो याद रखिएगा, सौरमंडलीय निकाय है, जो कि पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए ये छोटे छोटे खंड होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि धूमकेतु किसके समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो याद रखिएगा, धूमकेतु भी ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि धूमकेतुओं की जो पूंछ है वो हमेशा किसके विपरीत दिशा में होती है। तो याद रखिएगा, धूमकेतुओं की जो पूंछ है वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में कितना समय लगता है। यह प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, 8 मिनट 19 सेकंड का समय सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में लगता है, 8 मिनट 19 सेकंड। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन से ग्रह हैं। तो आपका जवाब क्या होगा, सूर्य और पृथ्वी के मध्य बुध और शुक्र हैं। कैसे, अभी हमने आपको बताया था कि सूर्य से जब बढ़ते हुए क्रम में, यानी दूरी के बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है। अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन से ग्रह है, बुध और शुक्र। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में किसको वर्गीकृत किया गया है। तो आकाश गंगा, यानी सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में आकाश गंगा अर्थात मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि तारे का जो रंग है
वो किस बात का सूचक होता है? तो तारे का रंग उसके ताप को सूचित करता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वो सीमा कौन सी है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं? तो आपका जवाब होगा चंद्रशेखर सीमा। अर्थात चंद्रशेखर सीमा के बाहर तारे आंतरिक रूप से मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कृष्ण छिद्र अर्थात ब्लैक होल सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो याद रखिएगा एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र अर्थात ब्लैक होल को प्रतिपादित, इसके सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ब्लैक होल क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक खगोलीय क्षेत्र है जो बहुत उच्च घनत्व के कारण किसी भी प्रकार की विकिरण को बाहर नहीं आने देता है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? ब्लैक होल। जब कोई वहां से विकिरण नहीं आएगी तो वहां पे प्रकाश नहीं, इस और ये ऐसा कारण क्या है? क्योंकि वहां का घनत्व क्या है? बहुत ज्यादा है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल में कौन सी परत जिम्मेदार है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आयन मंडल। यानी उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल में आयन मंडल परत जिम्मेदार है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ किस अवस्था में होते हैं? तो याद रखिएगा सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ प्लाज्मा की अवस्था में होते हैं। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि सूर्य का जो प्रभा मंडल है ये कैसे उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा पच्छाद कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में जब प्रकाश के अपवर्तन की स्थिति होती है तो सूर्य का प्रभा मंडल उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कौन सा ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है? तो आपका जवाब क्या होगा? शुक्र ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। शुक्र के बारे में अभी आपने पढ़ा था कि शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी है। शुक्र के बारे में आपने पढ़ा कि इसे सुबह का तारा और सायं का तारा भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह के बारे में आपने पढ़ा था कि पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। यह भी फैक्ट आपने शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ा है। जब भी कभी कोई फैक्ट आए तो उसको पुराने फैक्ट को रिकॉल करते रहिए ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसने सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो याद रखिएगा अरस्तु ने सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कौन से ग्रह के दिन की अवधि उसके अक्ष का झुकाव सन्निकटतः पृथ्वी के ही समान है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? मंगल ग्रह का। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर बृहत वृत्त के बारे में पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा पृथ्वी पर सभी देशांतरों के अतिरिक्त विषुवत रेखा पर भी बृहत वृत्त है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि शून्य अंश अक्षांश रेखा अर्थात विषुवत रेखा और शून्य अंश देशांतर रेखा जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, इसका मिलन कहां पर होता है? तो याद रखिएगा अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में विषुवत रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा का मिलन होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गिनी की खाड़ी कहां पर है? तो याद रखिएगा गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर अर्थात अंध महासागर में है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है और याद रखिएगा इसी में गिनी की खाड़ी है। और गिनी की ही खाड़ी जो कि अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित है, यहीं पर विषुवत रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा का मिलन होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रधान देशांतर रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा प्रधान देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। और एक शब्द और अभी आपने पढ़ा है कि जो प्रधान देशांतर रेखा होती है इसी को शून्य अंश देशांतर रेखा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ग्रीनविच रेखा कौन सी होती है? तो वही अभी हमने आपको बताया कि शून्य अंश देशांतर रेखा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ग्रीनविच के ठीक विपरीत कौन सी रेखा होती है? तो याद रखिएगा ग्रीनविच रेखा अर्थात शून्य अंश देशांतर रेखा के ठीक विपरीत 180 अंश देशांतर रेखा होती है और इस 180 अंश देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के तौर पे जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 180 अंश देशांतर प्रधान यमुनोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर किसका निर्माण करती है? तो याद रखिएगा बृहत वृत्त का निर्माण 180 अंश देशांतर प्रधान यमुनोत्तर के साथ मिलकर निर्माण करती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रधान मध्याह्न रेखा किन देशों के से होकर गुजरती है? तो आपका जवाब होगा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव से होकर प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ग्रीनविच जिसको 0 अंश देशांतर रेखा कहते हैं ये कहां से होकर गुजरती है? तो ये ब्रिटेन से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मानक समय की गणना किसके द्वारा होती है? तो याद रखिएगा ग्रीनविच अर्थात 0 अंश देशांतर रेखा से संसार के मानक समय की गणना होती है जो कि ब्रिटेन से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस गोलार्ध का समय आगे और किस गोलार्ध का समय पीछे रहता है? तो याद रखिएगा पूर्वी गोलार्ध का समय आगे और पश्चिमी गोलार्ध का समय पीछे रहता है। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सामान्यतः एक देशांतर पर कितने मिनट का अंतर होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहली बात कि विषुवत रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? तो आपका जवाब होगा 13 देशों से होकर गुजरती है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का मतलब भूमध्य रेखा, अर्थात 0 अंश अक्षांश रेखा, जिसको इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। अब ये देखिए वो 13 देश कौन कौन से हैं। तो पहला इसमें दिया है साओ टोम और प्रिंसिप, दूसरा है गैबन, तीसरा है कांगो गणराज्य, चौथा है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, पांचवा है युगांडा, छठवां है केन्या, सातवां है सोमालिया, आठवां है मालदीव, नौवां है इंडोनेशिया, 10वां है किरिबाती और 11वां है इक्वेडोर और 12वां है कोलंबिया और 13वें नंबर पर ब्राजील है। इन 13 देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वार्षिक तापांतर सबसे कम कहां पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि यहां लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिससे उच्च एवं निम्न तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर, ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा ये दोनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो याद रखिएगा दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप से भूमध्य रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो यहां पर सबसे पहली बात याद रखिएगा, कर्क रेखा का मतलब क्या है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर। और ये जिन देशों से होकर गुजरती है उनका नाम देख लीजिए। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप, दूसरा है मैक्सिको, फिर है बहमास, फिर है वेस्टर्न सहारा माली, फिर है मॉरितानिया, फिर है नाइजर, फिर है अल्जीरिया, फिर है चाड, फिर लीबिया, फिर सऊदी अरब, फिर मिस्र, फिर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, फिर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान और ताइवान से होकर कर्क रेखा गुजरती है। रेखाओं के देशों से गुजरने के क्रम में एक या दो प्रश्न निश्चित तौर पर बनता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मकर रेखा, मकर रेखा का मतलब क्या हो गया? 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि ये कितने देशों से होकर गुजरती है? तो देखिए ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलोनेशिया अर्थात फ्रांस, टोंगा, बोत्सवाना और नामीबिया से होकर मकर रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और गलत नहीं होना चाहिए। मैंने पिछली बार जब इसकी चर्चा आई थी तो काफी इसको एक्सप्लेन भी किया था। यदि पूछा जाए कि वसंत विषुव का समय कब होता है, तो याद रखिएगा 20 या 21 मार्च को वसंत विषुव होता है। और यदि पूछा जाए कि शरद विषुव, तब आपका जवाब क्या होगा? 22 से 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में रात और दिन बराबर होते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो दिन और रात बराबर होते हैं। तो उसी 21 मार्च और 23 सितंबर की बात हो रही है। हमने एक बात आपको बताई थी कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है तो वो समय कब होता है? 21 मार्च का। ठीक है, जब वो भूमध्य रेखा से आगे बढ़ेगा तो 21 मार्च के बाद वो कहां जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में। इसी को कहा जाता है वसंत विषुव। और जब वो दक्षिणी गोलार्ध में जाता है अर्थात 23 सितंबर के बाद जब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ सूर्य चला जाता है, तब क्या हो जाता है? शरद विषुव। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत अर्थात वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? 21 से 22 दिसंबर को। देखिए यहां पर आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन ज्यादातर लोगों को रहती है, कई बार ये डिस्कशन में आ चुका है। आज उन सभी कंफ्यूजन का द एंड कर देना है। आप बिल्कुल इत्मीनान से सुनेंगे, एक बार नहीं तो 2 बार फिर रिवाइज कर लीजिएगा, लेकिन पहली बार में ही आपको क्लियर हो जाएगा। जरा अगले प्रश्न को भी सम्मिलित कर लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। पूछ रहा है कि इसके विपरीत जो ग्रीष्म अयनांत होता है वो उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? अर्थात उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? तब आपका जवाब होता है 20 से 21 जून को। जब मैं पिछले प्रश्न को एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपको यह बताया था कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाता है तो यानी 21 मार्च को जब वो इक्वेटर पर लंबवत रहता है, उसके बाद वो कहां चला जाता है? उत्तरी गोलार्ध में। और जब वो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो वो स्थिति होती है कब? 21 जून की, जो इसमें कह रहा है कि वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, यानी कि जब सूर्य कर्क रेखा पर अर्थात 23.5 अंश अक्षांश रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं तो उसको क्या कहते हैं? वही कहलाता है ग्रीष्म अयनांत।
अर्थात वर्ष का सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में। और एक बात और याद रखिएगा कि जब यही सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाता है, 23 सितंबर से होते हुए जब वो दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा, तो जब 22 दिसंबर को जब वो मकर रेखा पर लंबवत होगा तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। यानी उस समय गर्मी होगी दक्षिणी गोलार्ध में और ठंड होगी कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में। यानी 22 दिसंबर को उस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। अब मेरे हिसाब से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारे कंफ्यूजन खत्म हो गए। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। तो कॉमन सी बात है कि जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो उसी के विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। अर्थात 20 और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। और पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो 22 दिसंबर। यानी जब 21 या 22 दिसंबर को जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत होगा तो वहां पे सबसे बड़ा दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध का वो सबसे छोटा दिन होगा। क्लियर है? अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस कल्प को डायनासोर का काल कहा जाता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? जुरैसिक कल्प को डायनासोर का काल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में डायनासोर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए। तो आपका जवाब होगा गुजरात के राही ओली और मध्य प्रदेश के बारा सिमला की पहाड़ियों पर नर्मदा नदी के पास डायनासोर के अवशेष प्राप्त होने की पुष्टि हुई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस युग में समस्त स्थल एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। तो आपका जवाब क्या होगा? कार्बोनिफेरस युग में। यानी कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल एक स्थल के रूप में भाग में सम्मिलित थे। मैंने आपको इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जिन्होंने अगर इसको नहीं देखा है, वो जब मैं भारत का भूगोल स्टार्ट कर रहा था उसी समय मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि पहले जो एक भूभाग था उसको क्या कहा जाता था? पैंजिया कहा जाता था, और इसके चारों ओर जो जली भाग था उसको पैंथालासा कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो पैंजिया का उत्तरी भाग है जिसको लॉरेंसिया या अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं, ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। पैंजिया जब विखंडित हुआ तो उसका जो उत्तरी भाग हुआ उसको किस नाम से? लॉरेंसिया या अंगारा लैंड के नाम से। उसमें कौन कौन से आए? तो उसमें उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया। और जो पैंजिया के विखंडन के बाद जो दक्षिणी भाग बना जिसको गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं, उसमें कौन कौन से आए? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्म साक्ष्य किस युग में मिले हैं। तो आपका जवाब क्या होगा? आर्कियन युग के प्रारंभिक काल, यानी कि लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व, जो कि अति सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म थे। यानी कि पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य जो कि अति सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म थे, किस युग में? तो आर्कियन युग में। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। तो याद रखिएगा, भूक्रोड के अंदर की जो चक्रक धाराएं हैं इसके कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो याद रखिएगा, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जलवाष्प, यानी H2O जो होता है वो सर्वाधिक गैस के रूप में पाई जाती है जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जलवाष्प के अलावा ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली कौन कौन सी गैसें हैं। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैसें ज्वालामुखी विस्फोट के बाद निकलती हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये पूछा भी जा चुका है और बहुत साधारण प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, उसे मैग्मा कहा जाता है। यानी मैग्मा किसको कहते हैं? जब ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। और याद रखिएगा, जब मैग्मा धरातल पर निःसृत हो जाता है, यानी जब वो धरातल पर आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तब उसको लावा की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के इसके मानिया काउंटी में माउंट एडमस के लगभग 34 मील पश्चिम में माउंट सेंट हेलेंस स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि माउंट सेंट हेलेंस को किस नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, द फ्यूजियामा ऑफ अफ्रीका के नाम से माउंट सेंट हेलेंस को जाना जाता है। किस नाम से? द फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मौना लाओ कहां पर है। तो याद रखिएगा, हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में मौना लाओ है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मौना लाओ किस प्रकार की ज्वालामुखी है। तो याद रखिएगा, मौना लाओ जो कि हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये एक पृथ्वी की सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कुछ
अन्य सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइए। तो आपका जवाब क्या होगा? कोटापैक्सी, एटना और फ्यूजियामा, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। यानी अब तक आपने कितनी सक्रिय ज्वालामुखी के नाम देखे हैं? मौना लाओ जो कि हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसके बाद कोटापैक्सी, एटना और फ्यूजियामा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कोटापैक्सी कहां पर है? तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में। और यदि पूछा जाए कि एटना ज्वालामुखी कहां पर है, तो याद रखिएगा भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर एटना ज्वालामुखी। और अगर पूछा जाए कि फ्यूजियामा, तो आपका जवाब होगा जापान में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहां पर है? तो याद रखिएगा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित एक जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ऐसा कारण क्या है? तो याद रखिएगा स्ट्राम्बोली से सदैव प्रज्वलित होने वाली जो गैसें निकलती हैं, इसके फलस्वरूप जो आसपास का क्षेत्र है वो प्रकाशमान रहता है। यही कारण है कि स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु, और ये है कहां पर? तब आपका जवाब होगा अमेरिका के हवाई द्वीप पर किलायु ज्वालामुखी है। ठीक है, और अभी आपने मोना लाओ को भी पढ़ा था जो कि हवाई द्वीप पर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यानी किलायु और मोना लाओ दोनों कहां पर है? हवाई द्वीप पर। अगला प्रश्न देखिए, अभी आपने पढ़ा कि संसार का जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वो है किलायु। किलायु के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि पिछले 34 वर्षों से अधिक समय से ये लगातार उद्भेदित है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि लावा उद्भेदन की मात्रा की दृष्टि से 4 शीर्ष ज्वालामुखी कौन से हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? किलायु, माउंट एटना, पीटन डी ला फोर्नेस और न्यामुरा गिरा। ये ऐसे 4 शीर्ष ज्वालामुखी हैं जो सर्वाधिक लावा उद्भेदन करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भूकंप के दौरान कितने प्रकार की भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो याद रखिएगा भूकंप के दौरान 3 प्रकार की भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं। एक होती है पी तरंग, दूसरी होती है एस तरंग और तीसरी होती है धरातली तरंग। पी तरंग को प्राइमरी तरंग कहते हैं, एस तरंग को सेकेंडरी तरंग कहते हैं और धरातल को सरफेस वेव्स कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि धरातली तरंग के 2 रूप होते हैं, एक होता है लव तरंग और एक होता है रेलिंग तरंग। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कौन सी तरंगें पृथ्वी के अंदरूनी भाग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? पी और एस तरंग जो है ये पृथ्वी के अंदरूनी भाग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती हैं। यह एक बात और याद रखिएगा कि जो धरातली तरंगें होती हैं इनका विस्तार पृथ्वी की सतह तक ही सीमित होता है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर कुछ चार्ट दिया गया है जिसमें विभिन्न महाद्वीप है और उनके उच्चतम शिखर है। ये चार्ट बीच में ही आ गया है। अभी आप भूकंप के संदर्भ में पढ़ रहे थे, जरा इस चार्ट को भी कंप्लीट कर लीजिए। पूछ रहा है कि अगर एशिया महाद्वीप में चोटी की बात करें, उच्चतम चोटी की, तो माउंट एवरेस्ट है और ये कहां अवस्थित है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। अगर आप अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,895 मीटर और कहां पर है? तंजानिया में। अगर आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करेंगे तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? मैकिनले। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6,190 मीटर और ये कहां अवस्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में। अगला है दक्षिण अमेरिका। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है इस महाद्वीप की? एकांका गुहा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6,960 मीटर और ये कहां पर है? अर्जेंटीना में। अगला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कोसेस्को। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2,228 मीटर और कहां पर है? न्यू साउथ वेल्स में। अगला है यूरोप महाद्वीप। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एल्ब्रुस पर्वत और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,642 मीटर। अगला महाद्वीप है अंटार्कटिका, जिसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? विंसन मैसिफ। ठीक है, ये महाद्वीप और इनकी सर्वोच्च चोटी और ये कहां अवस्थित है, यहां से निश्चित तौर पर आपको प्रश्न दिखेगा। अगला प्रश्न देखिए, अब आप जरा भूकंप के संदर्भ में जो पढ़ रहे थे, इसमें पूछ रहा है कि भूकंप आने के दौरान सर्वप्रथम किसी स्थान पर कौन सी तरंग पहुंचती है? तो याद रखिएगा पी तरंग सर्वप्रथम किसी भी स्थान पर भूकंप आने के दौरान पहुंचती है। उसके बाद कौन सी? उसके बाद एस तरंग और उसके बाद एल तरंग पहुंचती है। यानी भूकंप आने के दौरान सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है? तो पी तरंग पहुंचती है, उसके बाद एस और उसके बाद एल तरंग। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि रिंग ऑफ फायर कहां पर है? तो याद रखिएगा रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी के प्रायः प्रभावित क्षेत्र में आता है। यानी रिंग ऑफ फायर कहां पर है? प्रशांत महासागर क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लगभग 90% से अधिक भूकंपों का अनुभव कहां पर होता है? तो याद रखिएगा
कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में संपूर्ण विश्व के लगभग 90% भूकंपों का अनुभव प्रशांत महासागर में होता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भूकंपी परिमाण का मापन किस स्केल पर होता है? तो आपका जवाब होगा रिक्टर स्केल पर भूकंपी परिमाण का मापन होता है। और याद रखिएगा भूकंपी तीव्रता का मापन मर्केली स्केल पर किया जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रिक्टर स्केल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा चार्ल्स एफ रिक्टर ने 1935 में रिक्टर स्केल का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रिक्टर परिमाण जो है वो किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा ये लघु गणिकीय पैमाने पर आधारित है रिक्टर परिमाण। और इसकी संख्या किसके बीच होती है? तो याद रखिएगा 1 से 10 के बीच में अंकित होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रत्येक अंक जो होता है वो सिस्मोग्राफ पर कितने गुने आयाम की वृद्धि को प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ पर 10 गुने आयाम की वृद्धि को प्रदर्शित करता है, जबकि प्रत्येक अंक जो है वो ऊर्जा का लगभग 32 गुना मुक्त करता है। ठीक है, यदि आयाम में वृद्धि की बात पूछी जाएगी तो 10 गुने आयाम की वृद्धि को प्रदर्शित करेगा प्रत्येक अंक। यदि पूछा जाए कि प्रत्येक अंक ऊर्जा कितना गुना मुक्त करता है तो लगभग 32 गुना ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भूकंपी तरंगों की तीव्रता किस पर मापी जाती है? तो याद रखिएगा सिस्मोमीटर में से भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। और इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका जवाब होगा एशिया महाद्वीप। अब यहां पर जरा क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप का एक चार्ट दिया गया है। इसमें केवल आंकड़ा आप याद रखेंगे एशिया का, केवल, क्योंकि आपका देश किसमें आता है? एशिया में। और बाकी का आप क्रम याद कर लीजिए। यानी अभी आपने पढ़ा कि जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? एशिया है। उसके बाद अफ्रीका है, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर उसके बाद यूरोप और उसके अंत में सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। यानी सबसे छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर पृथ्वी के कुल भूक्षेत्र में प्रतिशत के आधार पर महाद्वीपों का दिया गया है। यानी एशिया जो है वो 29.8% क्षेत्र, अफ्रीका 20.3, उत्तरी अमेरिका 16.2, दक्षिण अमेरिका 11.9, अंटार्कटिका 9.2, यूरोप 6.8 और ऑस्ट्रेलिया 5.9% भूभाग पर है। अगला देखिए, यहां पर कुछ उद्योग और उस देश में कौन सी जगह पर वो उद्योग ज्यादा पॉपुलर है, यहां से भी एक प्रश्न निश्चित तौर पर आता है। यदि पूछा जाए कि चीन में लौह इस्पात उद्योग का केंद्र कौन सा है? तो आपका जवाब क्या होगा? अनशन। यदि पूछा जाए कि डेट्रॉयट कहां पर है और ये किस उद्योग के लिए? तो आपका जवाब क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में मोटर वाहन उद्योग के लिए डेट्रॉयट प्रसिद्ध है। हवाना क्यूबा में है और ये सिगार उद्योग के लिए। नगोया जापान में है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। अगला है चेल्या ब्रिक्स, ये कहां पर है? रूस में है, ये धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग के लिए। अगला है मिलान, ये इटली में है और रेशम वस्त्र उद्योग के लिए। मॉस्को रूस में, ये धातु रसायन और मशीनरी उद्योग के लिए। ओसाका जापान में सूती वस्त्र के लिए। सेफील्ड इंग्लैंड में कटलरी उद्योग के लिए। वेनिस इटली में कांच निर्माण के लिए। ग्लासगो स्कॉटलैंड में पोत निर्माण के लिए। ओटावा कनाडा में है कागज निर्माण के लिए। पिट्सबर्ग यूएसए में है लोहा और इस्पात उद्योग के लिए। संघाई चीन में है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। डुंडी स्कॉटलैंड में है जूट वस्त्र उद्योग के लिए। और अगला है सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रूस में है पोत निर्माण के लिए। अगला है फूट लूज उद्योग किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि जो फूट लूज उद्योग है वो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। अर्थात इसका अगर उदाहरण देखेंगे तो हीरा और कंप्यूटर चिप उद्योग जो होता है वो फूट लूज उद्योग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कहां पर बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो आपका जवाब होगा जापान में बाजार आधारित लौह और इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर केंद्र और उद्योग के नाम दिए गए हैं, जैसे लेनिनग्राद ये पोत निर्माण के लिए, सलेम लौह एवं इस्पात के लिए, लॉस एंजल्स हवाई जहाज के लिए, आबादान तेल शोधन के लिए, ओटावा कागज के लिए, याकोहामा पोत निर्माण के लिए, ह्यूस्टन तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए, मैग्नीटोगोर्स्क लोहा तथा इस्पात के लिए, जोहान्सबर्ग सोना खनन के लिए, वेनिस कांच निर्माण के लिए। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर पूछ रहा है कि विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका जवाब होगा चीन। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि डैपाग विधि किससे संबंधित है और कहां पर है? तो याद रखिएगा
फिलीपींस में धान के पौधे को उगाने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? डैपाक विधि। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मसालों में लौंग क्या है? एक पुष्प कलिका है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है किसमें? तो याद रखिएगा मूंगफली में पेगिंग जो है एक लाभकारी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है कि संसार में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका जवाब होगा भारत। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सबसे अधिक चाय का निर्यात किस देश के द्वारा होता है? तो याद रखिएगा चीन के द्वारा सबसे अधिक चाय का निर्यात होता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि स्वर्ण द्वार का नगर कौन सा है? तो याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि परतदार चट्टान का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखिएगा कोयला जो है यह परतदार चट्टान का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, लगभग 9300 किलोमीटर का। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो ट्रांस साइबेरियन है ये यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग यानी लेनिनग्राद को पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर से जोड़ता है। यानी क्लियर कट आपको मालूम होना चाहिए कि जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये किसको जोड़ता है? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक नगर से जोड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किसको जोड़ता है? तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल को वैंकूवर के साथ कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जोड़ता है। डक्ट जो कि अमेरिका में है, यह विश्व की सबसे लंबी सैल सुरंग है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग में से एक कौन है? तो आपका जवाब होगा सेइकान सुरंग। यानी सेइकान सुरंग कहां पर है? जापान में है, 53.85 किलोमीटर की। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अलेक्जेंड्रिया कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा अलेक्जेंड्रिया जो शहर है ये नील नदी के डेल्टा पर अवस्थित है, अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर, सूती वस्त्र निर्यातक केंद्र और मिस्र का प्रमुख पत्तन शहर है अलेक्जेंड्रिया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पोर्ट नेलोथ की क्या विशेषता है और ये कहां पर है? तो याद रखिएगा ये दक्षिण अफ्रीका में है पोर्ट नेलोथ, और इसे पोर्ट डायमंड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह हीरा उत्पादक क्षेत्र के आसपास इसको व्यापारिक दृष्टिकोण से रखते हुए इसका निर्माण किया गया था। किसका? पोर्ट नेलोथ का। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ब्राजील के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो आपका जवाब क्या होगा? सेंटोस। यानी अगर पूछा जाए कि सेंटोस बंदरगाह कहां पर है तो आपका जवाब क्या होगा? ब्राजील के दक्षिण पूर्वी तट पर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सेंटोस जो है ये कैसा पत्तन है? तो याद रखिएगा सेंटोस से सर्वाधिक कॉफी का निर्यात होता है, इसलिए इसको कहवा पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि संसार का सबसे बड़ा पोतवाहक जहाज यानी जहाजी नहर कौन सा है? तो आपका जवाब क्या होगा? स्वेज नहर। यह संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक अर्थात जहाजी नहर है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय कहां पर है? तो याद रखिएगा वर्ष 2020 में संघाई चीन यानी जो कि कंटेनर की क्षमता के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है। ये किसकी रिपोर्ट थी? वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल की रिपोर्ट 2020 के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र किस अक्षांश के मध्य पाया जाता है? तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा के दोनों ओर 40 से 60 अक्षांश के बीच मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मत्स्यन के लिए किस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा छिछला समुद्र, प्लैंकटन पौधों की प्रचुरता, ठंडी और गर्म जलवायु का संगम मत्स्यन के लिए अनुकूल है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ग्रैंड बैंक कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर और अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ग्रैंड बैंक स्थित है। और ये जो ग्रैंड बैंक है ये किस क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है? तो याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के तौर पर ग्रैंड बैंक को जाना जाता है, जो कि उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर और अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि एक समुद्री मील बराबर कितना मीटर होता है? तो आपका जवाब होगा 1852 मीटर। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हरमैटन या हरमट्टन क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? शुष्क और धूल भरी हवा हरमट्टन कहलाती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बरमूडा त्रिभुज क्या है? तो याद रखिएगा बरमूडा त्रिभुज उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में मियामी अर्थात दक्षिणी फ्लोरिडा में बरमूडा और प्यूर्टोरिको को मिलाकर बनने वाला जो त्रिकोणीय समुद्री क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं? बरमूडा त्रिभुज। एक बार और समझ लीजिए, बरमूडा त्रिभुज एक प्रकार का त्रिकोणीय समुद्री क्षेत्र है। किसको किसको मिलाकर बनता है? तो उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में मियामी, बरमूडा
और प्यूर्टोरिको को मिलाकर ये त्रिकोणीय समुद्री क्षेत्र बनता है। और ये कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो आपका जवाब होगा 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बरमूडा त्रिभुज विस्तृत है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बरमूडा त्रिभुज को किस और नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, दैत्य त्रिभुज के नाम से बरमूडा त्रिभुज को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खगोलीय वेधशाला कौन सी है? तो याद रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खगोलीय वेधशाला आटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। यदि आप भारत के संदर्भ में पूछेंगे तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सरस्वती पर्वत चोटी पर हेनले गांव में स्थित खगोलीय वेधशाला विश्व की 10वें स्थान पर है। ठीक है, यानी कि जो सरस्वती पर्वत चोटी पर हेनले गांव पर स्थित खगोलीय वेधशाला है जो लद्दाख में है, ये टॉप 10 में है। ठीक है, यानी 10वें स्थान पर है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ओपेक क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, अर्थात पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है जिसको कहते हैं ओपेक। और अगर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपका जवाब होगा वियना, ऑस्ट्रिया में ओपेक का मुख्यालय है। यदि पूछा जाए कि ओपेक के संगठन में कौन कौन से सदस्य देश हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला इसके सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सार्क की स्थापना कब हुई? तो आपका जवाब क्या होगा कि सार्क एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, पहली बात। दूसरी बात कि इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। और तीसरी बात आपको याद रखनी होगी कि सार्क का मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू, नेपाल में। यदि पूछा जाए कि सार्क के सदस्य देश कौन से हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ये 8 देश सार्क के सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मानचित्र में आइसोगोनिक रेखा क्या है और ये किसको जोड़ती हुई दिखाई देती है? तो आपका जवाब क्या होगा? ये जो आइसोगोनिक रेखाएं हैं, यानी कि समदिक्पाती रेखाएं जो हैं, ये पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा आइसोगोनिक रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, यदि पूछा जाए कि आइसोबाथ रेखा क्या होती है, तो आपका जवाब होगा कि जल के अंदर समान गहराई के बिंदुओं को मिलाकर जो रेखा खींची जाए तो उसको क्या कहते हैं? आइसोबाथ रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि समोच्च रेखा क्या कहलाती है? तो समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले मिलान रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहां पर है? तो आपका जवाब होगा नैरोबी में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि श्वेत हाथी की भूमि के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा? थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहां स्थापित किया गया? तो आपका जवाब होगा यूएसए में विश्व का पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया केप कैनेडी यानी केप कैनवरल में संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि चेरनोबिल परमाणु आपदा कहां पर घटित हुई थी? तो आपका जवाब होगा यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अंधी घाटियां कहां पाई जाती हैं? तो आपका जवाब होगा कास्ट प्रदेश में अंधी घाटियां पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किर्गिस्तान नाम का मतलब क्या होता है? तो किर्गिस्तान का मतलब होता है 40 कबीलों का देश। अगला है, यहां पर विश्व की प्रमुख जनजातियों की एक लिस्टिंग दी गई है, जरा इनको देख लीजिए। यदि पूछा जाए कि एस्किमो जनजाति कहां पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का में। अगली जनजाति देख लीजिए, पूछ रहा है खिरगिज, ये मध्य एशिया में पाई जाती है। माओरी न्यूजीलैंड में। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका अर्थात केन्या और तंजानिया में। सेमांग मलेशिया में पाई जाने वाली जनजाति है। बुशमैन ये काला हारी मरुत्सल यानी बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, अंगोलो और जिम्बाब्वे में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में। बद्दू जनजाति अरब के क्षेत्र में। पापुआन ये पापुआ न्यू गिनी क्षेत्र में। जुलू दक्षिण अफ्रीका में। वेद्दा श्रीलंका में और एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है अभ्यास प्रश्न, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। जो सबसे पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो आपका जवाब क्या होगा? 17.5 यानी प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब क्या होगा? 17.5% भारत की जनसंख्या का योगदान विश्व में है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस लोकप्रिय नाम से जानी जाती है? मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। पूछ रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस लोकप्रिय नाम से जानी जाती है? तो आपका जवाब क्या होगा? सागर माथा के नाम से, यानी प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि यहां पर मिलान करना है। यह पर्वत श्रृंखला है और पूछ रहा है किस महाद्वीप में स्थित है।
पहला दिया हिमालय, तो आपका जवाब क्या होगा? एशिया, यानी पहले को आप सी के साथ सुमेलित करेंगे। दूसरा है एंडीज, एंडीज कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में, यानी दूसरे को आप ए के साथ सुमेलित करेंगे। अगला है रॉकी, रॉकी को आप उत्तरी अमेरिका, यानी तीसरे को आप बी के साथ सुमेलित करेंगे। और इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित रेगिस्तानों को उनके स्थानों के अनुसार से सुमेलित करिए। इसमें दिया है कालाहारी रेगिस्तान, यानी कालाहारी मरुस्थल, तो ये किससे होगा? अफ्रीका, यानी ए को आप तीसरे के साथ। आटाकामा मरुस्थल, तो इसको किससे जोड़ेंगे? दक्षिण अमेरिका के साथ, यानी बी को आप पहले के साथ। थार मरुस्थल एशिया में, यानी सी को आप चौथे के साथ। ग्रेट विक्टोरिया, ये ऑस्ट्रेलिया में है, यानी डी को आप दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। और इस प्रकार चौथे प्रश्न का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। म्यांमार जो है ये बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। पांचवें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए, और पूछा जाए कि म्यांमार की राजधानी क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? नाय पी ता। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं? तो आपका जवाब क्या होगा? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा, डायोराइट। ये जो डायोराइट है ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, यानी प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। परतदार सेल अर्थात अवसादी सेल और आग्नेय सेल के रूप परिवर्तन के कारण होता है। यदि आप रूपांतरित चट्टान के उदाहरण की बात करें तो इसमें स्लेट, सिस्ट, पाइलाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ग्रेबो, संगमरमर, क्वार्टजाइट, ये सभी रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। जो विकल्प में डायोराइट दिया गया है ये एक मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है जो कि प्लाजियोक्लेस फेल्सफर द्वारा निर्मित एक अंतर्भेदी चट्टान है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पेरोडाइट ये किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा ये बहिर्वेदी चट्टान का उदाहरण है, यानी प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा विकल्प सी। याद रखिएगा ये सभी आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? तो आपका जवाब होगा ब्राजील में। आठवें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी, यानी कि अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील से होकर बहती है और प्रवाहित जल के अनुसार यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। याद रखिएगा अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपने अभी पढ़ा था, याद रखिए वोल्गा नदी जो है ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, यानी 9वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी। याद रखिएगा वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम कहां से है? वल्दाय की पहाड़ियों से है और ये अपना जल कहां गिराती है? कैस्पियन सागर में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो आपका जवाब क्या होगा? कांगो नदी, यानी भूमध्य रेखा को 2 बार कौन क्रॉस करती है? अफ्रीका की जो प्रसिद्ध नदी है वो कौन सी है? कांगो नदी, यानी आपका विकल्प यहां पर 10वें का ए सही हो जाएगा। एक बात और याद रखिए कि इसी महाद्वीप की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, यानी अफ्रीका महाद्वीप की कांगो नदी तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और अफ्रीका महाद्वीप की ही लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वन आच्छादन के कम होने का कारण क्या है? तो सीधी सी बात है, यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा, बढ़ती हुई आबादी वन आच्छादन के कम होने का कारण है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा एल्यूमिनियम, यानी 12 प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी। अभी आपने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन और उसके बाद आता है नंबर एल्यूमिनियम का। तो यहां पर विकल्प में ऑक्सीजन और सिलिकॉन दिया नहीं है, इसलिए आपका यहां 12वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी एल्यूमिनियम। अगला देखिए, पूछ रहा है कि श्वेत कोयला क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी। अगला देखिए, पूछ रहा है किसी भी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुवेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थितियां उस स्थान पर क्या कहलाती हैं? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? उसे मौसम कहा जाता है। ठीक है, यानी विकल्प यहां पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि तटीय क्षेत्रों के निकट किसके कारण दिन के समय भूमि का तापमान कम हो जाता है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? समुद्र समीर के कारण तटीय क्षेत्र के निकट दिन के समय भूमि का तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी हो जाएगा। याद रखिएगा यह समीर दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है, इसके कारण स्थल का भाग क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है।
इस प्रकार यहाँ पर आपका विश्व का भूगोल कंप्लीट हो गया। आप लोग अपनी तैयारी को सतत जारी रखें, प्रतिदिन जो भी क्लासेज आती हैं उसको कंप्लीट करते जाएं, साथ ही साथ रिवीजन भी अपना जारी रखें, ताकि जब परीक्षा के समय नज़दीक आए तो उस समय आपका अच्छा रिवीजन भी रहेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा और आप अच्छे से परीक्षा को कर पाएंगे। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।